hello everyone. Welcome back to the sixth and the final module for the fourth chapter, that is carbon and its compound for grade 10. ठीक है, हमने स्टार्ट किया था कार्बन को कार्बन के एग्जिस्टेंस के बारे में जान के, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, उनके एग्जिस्टेंस में वो किस तरीके से रोल प्ले करते हैं, वो सारी चीज़ें समझे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स समझे। कार्बन अपनी एक दुनिया बनाता है हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोकार्बन्स, उनको समझा। फिर हमने धीरे धीरे आगे बढ़ा, नॉमेनक्लेचर क्या होता है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं, होमोलॉगस सीरीज समझी। फिर फोर्थ मॉड्यूल हमारा जो लास्ट मॉड्यूल था, फिफ्थ मॉड्यूल, उसमें हमने केमिकल रिएक्शंस समझे कि कार्बन किस तरीके से केमिकली रिएक्ट करता है। उसमें हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में समझा, एडिशन रिएक्शन समझा, किस तरीके से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स रिएक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें समझी। अब सिक्स्थ एंड द फाइनल मॉड्यूल में हम देखेंगे दो इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स, दो इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स। वन ऑफ देम इज इथेनॉल एंड द अदर वन इज इथेनोइक एसिड। इथेनॉल अगर हम नाम के हिसाब से देखें तो अल्कोहल है, ठीक है, दो कार्बन वाला एक अल्कोहल, एक अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच्ड है, दैट इज इथेनॉल, जो कि लिक्विड एट रूम टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, ठीक है। कॉमनली हम इसको जो मार्केट में अल्कोहल मिलता है दैट इज इथेनॉल, ठीक है। हमारे सराउंडिंग्स में बहुत सारी जगह हम देखते हैं। एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ ऑल द अल्कोहलिक ड्रिंक्स, जितने भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं उन सब का ये एक वन ऑफ द एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, ठीक है। यहाँ इसके डाइल्यूशन के साथ मार्केट में अलग अलग चीज़ें अवेलेबल होती हैं। ये बहुत ही अच्छा सॉल्वेंट है, इसीलिए बहुत सारी मेडिसिन में सच एज टिंचर आयोडीन, कफ सिरप्स एंड मेनी टॉनिक्स में भी इसको यूज़ किया जाता है। मोस्ट कॉमनली कफ सिरप्स आप लेते हो जब भी तो आपको नींद बहुत आती है, बिकॉज इट हैज़ अल्कोहल इन इट, इट हैज़ सम पोर्शन ऑफ अल्कोहल इन इट। और सारे कफ सिरप्स आप डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं ले सकते, सम ऑफ देम रिक्वायर्स डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, क्योंकि उन कफ सिरप्स में अल्कोहल का जो कंसंट्रेशन है वो थोड़ा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द रेगुलर वंस, ठीक है। तो उन्हीं में इथेनॉल होता है बेसिकली, और ये सारे जो हैं बेसिकली वो सॉल्यूबल इन वाटर होते हैं सारे प्रपोर्शन में, ठीक है। इथेनॉल वाटर के कोई भी प्रपोर्शन में आप उसको डिज़ोल्व करो वो सॉल्यूबल हो जाएगा, ठीक है। अभी अगर हम बात करते हैं कि भाई इथेनॉल एक कार्बन कंपाउंड है तो वो रिएक्ट कैसे करेगा, वो रिएक्शन किस किस के साथ बताएगा। तो हमने जैसे कार्बन के रिएक्शंस पढ़े तो सब्स्टिट्यूशन होता है, हमारा एडिशन रिएक्शन होता है, हेलोजिनेशन रिएक्शन होता है। पर अगर आप इथेनॉल का स्ट्रक्चर देखें तो इथेनॉल एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जनरली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अंडरगो करते हैं, तो पहले हम उस बात पे ध्यान देते हैं, और इथेनॉल का रिएक्शन हम सोडियम मेटल के साथ करवाते हैं। हम यहाँ पे OH को सोडियम से सब्स्टिट्यूट करा के देखते हैं कि भाई रिएक्शन होता है कि नहीं। इथेनॉल वेरी रेडिली रिएक्ट्स विद द सोडियम मेटल टू फॉर्म सोडियम इथेनॉइड, टू फॉर्म सोडियम इथॉक्साइड और इथेनॉल, सोडियम इथॉक्साइड बन जाएगा, ठीक है। व्हेन सोडियम रिएक्ट्स विद इथेनॉल इट गिव्स सोडियम इथॉक्साइड प्लस H2, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा, ठीक है। बैलेंस आउट कर लेते हैं। यहाँ पे वी सी दैट सोडियम रिप्लेसेस H, ठीक है, और Na ऐड हो जाता है एज एन आयन, ठीक है। दूसरा है रिएक्शन टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल में से OH रिमूव हो जाता है, एक और H निकल जाता है, H2O एज अ बाई प्रोडक्ट मिलता है, एंड वन ऑफ द बॉन्ड बिकम्स डबल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड हो जाता है, ठीक है। CH3 CH2OH, अगर हम
इसको हॉट कंसनट्रेटेड H2SO4 प्रेजेंस में रिएक्ट कराएं तो ये इथीन बन जाएगा विथ द वाटर एज बाई प्रोडक्ट, विथ वाटर एज बाई प्रोडक्ट। ठीक है, इथेनॉल को जब हम हॉट कंसनट्रेटेड H2SO4 में रखते हैं तो यहाँ पे क्या होता है ना कि H2O बॉन्ड फॉर्मेशन होके वाटर निकल जाता है और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड प्रोडक्ट यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाता है, दैट इज। ठीक है, अभी ऑक्सीडेशन प्रोसेस अगर इथेनॉल में ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो तो जनरली क्या होता है ना कि जो भी कार्बन कंपाउंड्स हैं हमारे वो इजीली ऑक्सीडाइज तो हो जाते हैं, इजीली कंबस्टेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन जब भी होता है तो अल्कोहल्स जो हैं हमारे जो अल्कोहल्स हैं दे गेट कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अल्कोहल से अल्डिहाइड बनेगा, अल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, बट अल्टीमेट बाई प्रोडक्ट विल बी कार्बोक्सिलिक एसिड। देखते हैं कैसे होता है। हमारे पास हमारा इथेनॉल है। ठीक है, इथेनॉल जब भी हम अल्कलाइन KMnO4 में एज अ कैटलिस्ट देते हैं रिएक्शन में या फिर एसिडिफाइड K2Cr2 के प्रेजेंस में हीट देते हैं तो ये सीधा सीधा हमारा एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड बन जाता है, इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि यहाँ पे हम सीधा सीधा इथेनॉल से कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहे हैं, हम बीच में अल्डिहाइड वाला पॉइंट स्किप कर रहे हैं। ठीक है, वो किस तरीके से कि भाई मैंने यहाँ पे मेरा एक कैटलिस्ट यूज़ किया दैट इज़ अल्कलाइन KMnO4 या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, दोनों को जब हम रिएक्शन में हीट के साथ रखते हैं तो वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है इथेनोइक एसिड में। ये दोनों यहाँ पे एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करते हैं। ये हमेशा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह सारे रिएक्शंस में बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं, बहुत इजी यूज होते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट कंपाउंड दैट इज इथेनोइक एसिड। दैट इज इथेनोइक एसिड, कॉमनली हम उसको एसिटिक एसिड कहते हैं। एसिटिक एसिड यानी कि विनेगर भी कहते हैं कॉमनली, बट विनेगर इज इन द लेस कंसंट्रेशन फॉर्म। ये एसिड्स के ग्रुप को बिलोंग करता है, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड को बिलोंग करता है। एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड, जैसे इथेनॉल में फंक्शनल ग्रुप हमारा अल्कोहल था, यहाँ पे हमारा फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, 5 to 8% जब हम एसिटिक एसिड को पानी में घोलते हैं तो हमारे घर में जो विनेगर मिलता है, सिरका जो हम कहते हैं, दैट इज जस्ट 5 to 8% ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर। पानी में 5 से 8% ऑफ एसिटिक एसिड एंड इट इज विनेगर विच इज वाइडली यूज एज अ प्रिजर्वेटिव इन पिकल। पिकल्स में प्रिजर्वेटिव की तरह यूज किया जाता है, हमारे सैलेड्स में हम ऐड ऑन करते हैं। उसके अलावा बहुत सारी जगह पे हम एसिटिक एसिड या विनेगर को यूज करते हैं। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 290 केल्विन है। कितना है? 290 केल्विन। ठीक है, अभी ये जब मेल्टिंग पॉइंट 290 केल्विन है यानी 273 माइनस कर दो तो आपको डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर मिल जाएगा। फ्रोजन एसिटिक एसिड इज नोन एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड। अभी फ्रोजन एसिटिक एसिड यानी कि जब अगर हम एसिटिक एसिड को फ्रिज में रखते हैं या स्टोर उस तरीके से करते हैं जहाँ पे वो फ्रीज आउट हो जाता है तो ग्लेशियर जैसे बनता है, वैसे ही यहाँ पे एसिटिक एसिड आपको ग्लेशियर बनता हुआ दिखेगा, इसीलिए इसको हमने नाम दिया ग्लेशियल एसिटिक। क्या नाम दिया? ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ठीक है, चलिए उसके रिएक्शंस को देखते हैं। इथेनोइक एसिड के रिएक्शंस में सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन यानी कि
यहाँ पे जब हम एसिड और अल्कोहल को रिएक्ट कराएंगे तो एक फ्रूटी सी स्वीट सी स्मेल मिलेगी, विच विल बी द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स। हमारे जो परफ्यूम्स की स्मेल आती है वो इसी एस्टरिफिकेशन रिएक्शन से होती है। ठीक है, यानी कि इथेनोइक एसिड को अगर मैं अल्कोहल इथेनॉल से रिएक्ट कराऊं, देन आई विल गेट एन एस्टर। ठीक है, आई विल गेट वन कंपाउंड जिसमें से बहुत ही मस्त सुंदर स्वीट सी फ्रूटी स्मेल आएगी। एंड ये जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, कुछ इस तरीके से बीच में कीटोन है, हम कह सकते हैं कीटोन में सी डबल बॉन्ड ओ होता है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ तो बन रहा है, बट एक और ओ है। दैट मीन जो हमारे एस्टर्स बनते हैं वो इस तरीके से बनते हैं। कुछ इस तरीके से हमारा एस्टर्स का जनरल फॉर्मूला होता है। एस्टर्स अगर हम कहें तो सिबलिंग हैं कीटोन के। एस्टर्स अगर हम बात करें तो कीटोन के सिबलिंग्स हैं। ठीक है, तो जब हम इथेनॉल और इथेनोइक एसिड बना रिएक्ट कराते हैं तो एक एस्टर बनता है विच गिव्स अ स्वीट स्मेल। ठीक है, अभी ये जो फॉर्मेशन ऑफ एस्टर है, अगर हम उसको लैब में देखें तो टेस्ट ट्यूब में जब रिएक्शन मिक्सचर होता है और नीचे से जब हम हीट दे रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ये वाटर बाथ कहलाता है। ठीक है, ये वाटर बाथ कहलाता है। ये रिएक्शन में हीट इवॉल्व होती है, इसलिए हम इसको वाटर बाथ में करते हैं। ठीक है, तो इन द टेस्ट ट्यूब हम एस्टर बनाते हैं व्हेन वी ऐड इन इथेनोइक एसिड एंड इथेनॉल। ठीक है, चलिए सेपोनिफिकेशन। सेपोनिफिकेशन यानी कि सोप का फॉर्मेशन। सोप कैसे बनता है, साबुन कैसे बनता है। अब आप बोलोगे मैडम हम कार्बन पढ़ रहे थे, इसमें साबुन बनाने का कहाँ से आ। तो जो भी सोप्स या डिटर्जेंट्स हम यूज करते हैं दे आर लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन, उसमें भी कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, उसमें भी कार्बन अलोंग विथ इट्स फेवरेट फ्रेंड्स लाइक कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट हैं। इसीलिए हमें सेपोनिफिकेशन प्रोसेस या हम कहें कि सोप बनने की जो प्रक्रिया है उसको समझना पड़ेगा। जब भी कोई कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन होता है किसका, तो भाई अगर हम बोलें कि हमारे एसिड्स का, इथेनोइक एसिड जैसे एसिड्स का सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 के साथ जब भी ये रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे सोडियम सॉल्ट्स बनते हैं। हमारे सोडियम सॉल्ट्स बनते हैं, सोडियम इथेनोएट बनता है। ठीक है, सोडियम सॉल्ट्स ऑफ इथेनोइक एसिड बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी हमारा इथेनोइक एसिड सोडियम कार्बोनेट या हम कहें कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करता है तो वो इसी तरीके से जैसे सोडियम कार्बोनेट है तो सोडियम इथेनोइट एज अ हमें प्रोडक्ट मिलेगा, और ये सोडियम इथेनोइट जो है वो कहीं ना कहीं हमारे सेपोनिफिकेशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। चलिए, इथेनोइक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अगर हम रिएक्शन करवाते हैं, रिएक्शन की बात करते हैं, यहाँ पे कार्बोनेट है, यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बोनेट है। ठीक है, पर प्रोडक्ट हमें सेम मिल रही है, सोडियम इथेनोएट वाटर एंड CO2, सोडियम इथेनोएट वाटर एंड CO2। ठीक है, अभी जब हम सेपोनिफिकेशन की बात करते हैं तो जो हमारा एस्टर बना था उसके साथ जब हम अल्कली को ऐड करते हैं तो दो टाइप के रिएक्शन टेक प्लेस करते हैं। एक होता है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर एंड फिर एसिड रिएक्ट करता है अल्कली के साथ। चलिए देखते हैं दो स्टेप क्या क्या होते हैं जब भी एस्टर और अल्कली एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं। ये बनाते हैं अल्कोहल प्लस सोडियम सॉल्ट ऑफ
कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए पहले समझते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। हाइड्रोलिसिस मतलब ब्रेकडाउन ऑफ एस्टर, एस्टर का टूटना। ठीक है, ये हमारा एक सिंपल एस्टर है जहाँ पे इथाइल एसीटेट हम कहते हैं, एक साइड इथाइल ग्रुप है, एक साइड एसीटेट है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा इथाइल एसीटेट। इसका हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, जब ये ब्रेक डाउन होता है, द वाटर प्रेजेंट इन NaOH इज यूज्ड टू कैरी फॉरवर्ड द हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। H प्लस आयन और OH माइनस आयन्स एस्टर में NaOH से ऐड होते हैं और अल्कोहल एंड हमें क्या मिलता है, हमारा इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। ठीक है, हमें हमारा रिस्पेक्टिव अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। ठीक है, जैसे इथेनॉल एंड यहाँ पे हम जब सोडियम ऐड कर देंगे तो सोडियम एसिटेट। ठीक है, यहाँ पे सोडियम ऐड होने सोडियम एसिटेट। जब अल्कली यानी कि NaOH जब यहाँ पे हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये जो सोडियम एसिटेट बनता है वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। वही सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो इथेनॉल इथेनोइक एसिड, हमारे इथेनोइक एसिड के साथ जब रिएक्ट करता है तो सोडियम इथेनॉइड बनता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ इथेनॉइड बनता है अलॉन्ग विथ वाटर। ठीक है, सोडियम सॉल्ट ऑफ इथेनॉइड बनता है। चलिए सेपोनिफिकेशन को अगर हम समझें, मैंने बोला कि भाई ये सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स होते हैं, कार्बन की बहुत लंबी चेन बनती है। तो पहले सेपोनिफिकेशन में होता क्या है, कब से मैंने हेडिंग मार के रखा है तो समझते हैं यहाँ पे कि हमारा जो एस्टर है वो NaOH के साथ जब रिएक्ट करता है तो हाइड्रोलिसिस जो है और हमारा जो सेकेंड स्टेप है द सॉल्ट फॉर्मेशन, वो दोनों साथ में होते हैं एंड यहाँ पे हमें सोडियम सॉल्ट मिलता है एंड एज अ बाई प्रोडक्ट अल्कोहल मिलता है। ये पूरी प्रक्रिया को हम सेपोनिफिकेशन कहते हैं, ये पूरी प्रक्रिया को हम सेपोनिफिकेशन कहते हैं। यहाँ पे इन जनरल हम ऐसे एस्टर्स नहीं यूज़ करते, हम वेजिटेबल ऑयल को यूज़ करते हैं जिसके अंदर NaOH को जब ऐड किया जाए, ठीक है, NaOH को ऐड किया जाए तो सोप्स एंड ग्लिसरॉल एज अ बाई प्रोडक्ट मिलता है। ये सोप या तो 17 कार्बन की चेन होगी या 15 कार्बन की चेन होगी, बेसिकली स्टेरिक एसिड या पामेटिक एसिड होगा, ऐसा हम कहते हैं। ठीक है, सोडियम सॉल्ट्स ऑफ स्टेरिक एंड पामेटिक एसिड्स बनते हैं तब हम ये सेपोनिफिकेशन प्रोसेस करते हैं विद द वेजिटेबल ऑयल्स। ठीक है, चलिए अभी आप सबको क्या लगता है, सोप्स एंड डिटर्जेंट सेम है? सोप्स और डिटर्जेंट सेम है? सेम है नहीं। ठीक है, सोप इज अ सोडियम सॉल्ट और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्साइलिक एसिड, आप लोग जो भी कहते हैं। सोप क्या है, सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट है। ठीक है, सोप क्या है, सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट है। क्लियर, समझ आ रही है बात? इसी तरीके से ये जितने भी कर्व्स हैं यहाँ पे हमारे मिथाइल ग्रुप या इथाइल ग्रुप अटैच होते हैं और ये उसका सोडियम सॉल्ट होता है, ये इसका सोडियम सॉल्ट होता है। ये 15-17 कार्बन की लंबी हाइड्रोकार्बन चेन है और यहाँ पे इसका आयनिक एंड है जिसके अंदर COO Na अवेलेबल है। ठीक है, ये सोडियम सॉल्ट है, लंबा हाइड्रोकार्बन चेन बनता है। ये जितने कर्व्स हैं वहाँ पे हमारे CH3 या CH2 ग्रुप्स अवेलेबल होते हैं, जबकि हम क्या कहते हैं, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ
long chain of carbon which has carboxylic acid as a functional group. डिटर्जेंट में सोडियम सॉल्ट तो होता है, लंबी चेन तो होती है, बट बेंजीन सल्फोनिक एसिड होता है। बेंजीन यानी कि कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर आएगा आगे के ग्रेड्स में, दैट इज बेंजीन, और इसके ऊपर सल्फोनिक ग्रुप, इस तरीके के ऊपर सल्फोनिक ग्रुप इस तरीके से अटैच्ड होगा। ठीक है, यानी क्या कह सकते हैं, हमारे डिटर्जेंट्स सोडियम की लंबी चेन तो है, बट यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप बेंजीन सल्फोनिक एसिड, क्या है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, ये जो लंबी चेन होगी ये 12H25C6H4 यानी कि हमारे बेंजीन सिंगल स्ट्रक्चर या इस तरीके से डबल स्ट्रक्चर, यहाँ पे SO3 इस तरीके के हमारे कंपाउंड होंगे। यहाँ पे हम साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं इन द केस ऑफ डिटर्जेंट। डिटर्जेंट में कार्बन के साइक्लिक कंपाउंड्स की बात होती है, जबकि सोप्स में कार्बन के स्ट्रेट चेन या हम कहें सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कार्बन की बात होती है। ठीक है, अभी डिटर्जेंट हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर पे कैसे रिएक्ट, पहले ये बताओ हार्ड वाटर होता क्या है, सॉफ्ट वाटर होता क्या है। ठीक है, हार्ड वाटर हम कहें कि जिसके अंदर क्लोरीन ज़्यादा हो या क्लोरिनेटेड ज़्यादा हो, या जिसके अंदर हम कहें कि मिनरल्स ज़्यादा हो, ड्यूटेरियम का कंटेंट, एन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा अमाउंट में हो। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं सोप्स एंड डिटर्जेंट में। ठीक है, सोप्स सॉफ्ट वाटर में भी यूज़ होते हैं, हार्ड वाटर में सोडियम और पोटेशियम के बदले कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स यूज़ किए जाते हैं। वही डिटर्जेंट सॉफ्ट वाटर अपना रेगुलर चलता है, हार्ड वाटर अगेन दे रिक्वायर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट। ठीक है, सोप्स जो हैं सॉफ्ट वाटर में लेदर्स इजीली, मतलब झाग जल्दी बनता है, हार्ड वाटर में नहीं बनता। उसी तरीके से डिटर्जेंट के केस में सॉफ्ट वाटर में भी झाग इजीली बन जाता है और हार्ड वाटर में भी इजीली बन जाता है। तो हम डिटर्जेंट में क्या कहते हैं, हमारे बेंजीन सल्फोनिक एसिड की लॉन्ग चेन्स हैं, इसीलिए वहाँ पे इजीली हार्ड वाटर में भी फोम बन जाता है। नो स्कम फॉर्म्ड, स्कम यानी जो आपको अगर याद हो माधुरी दीक्षित का एक एड आता है डिटर्जेंट का, उसमें लाइक कपड़े में से जो बचा कुचा रेशा दिखाया जाता है, दैट इज स्कम। ठीक है, तो सॉफ्ट वाटर में सोप जनरली स्कम नहीं दिखाता, और यह हार्ड वाटर में रिएक्ट कर जाता है कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन से, और इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स मिलते हैं। ठीक है, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स मिलते हैं जिसको हम स्कम कहते हैं। डिटर्जेंट सॉफ्ट वाटर में तो स्कम नहीं ही बनाता, बट हार्ड वाटर में भी स्कम नहीं बनाता, हार्ड वाटर में भी स्कम नहीं बनाता। ठीक है, दो सैंपल ऑफ हार्ड वाटर लेते हैं हम। ठीक है, हमने हार्ड वाटर के दो सैंपल लिए हैं और उसको थोड़ा सा हम स्टडी करते हैं। चलिए, दो अलग अलग बीकर में मैंने हार्ड वाटर ले लिया है। अभी के अंदर सैंपल एक्स एंड सैंपल वाई, हम पहले सोप ऐड करेंगे। विल फर्स्ट इनिशियली स्टार्ट वर्किंग विद द सोप। सैंपल एक्स और सैंपल वाई, आप देखो सैंपल एक्स में लेदर कम फॉर्म हुआ है, फोम कम फॉर्म हुआ है, जबकि सैंपल वाई में बहुत ज़्यादा फोम बना है। सैंपल वाई में बहुत ज़्यादा फोम बना है, तो सोप किस में ज़्यादा फोम बनाता है वो याद रखो। प्लस यू ऑब्जर्व द सैंपल एक्स, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कम बना हुआ है,
आपको यहाँ पे स्कम ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल दिख रहा है, ठीक है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल दिख रहा है। सर तो जब हम देखते हैं, क्या देखते हैं हम, कि भाई जो वाई है उसमें लेदर फॉर्म हुआ है बट एक्स में नहीं है, तो हमें इतना समझ आता है कि भाई डिटर्जेंट्स जो होते हैं वो हार्ड वाटर में भी फोम बनाते हैं, लेदर बनाते हैं, जबकि ऑर्डिनरी सोप्स इज वेस्टेड। ऑर्डिनरी सोप यहाँ पे वेस्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ स्कम। स्कम बनने की वजह से ये हमारे ऑर्डिनरी सोप्स इस सैंपल में रिएक्ट नहीं करते, स्कम बना देते हैं, ठीक है। तो इट इज द ये जो हमारा सोप था वो सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट था ऑफ ऑर्गेनिक फैटी एसिड, जो हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करा और स्कम बना दिया। हमारे यहाँ पे ऑर्डिनरी सोप को हमने वेस्ट आउट कर दिया, ठीक है। जबकि हमारा सैंपल वाई, जबकि हमारा सैंपल वाई ये सोडियम सॉल्ट थे किसके, अल्कलाइल अल्काइल सल्फोनिक एसिड ग्रुप्स, ठीक है। इंस्टेड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे सल्फोनिक ग्रुप था और उसी की वजह से यहाँ पे इतना ज़्यादा फ्रोथ फॉर्मेशन हुआ एंड देर इज़ नो स्कम फॉर्मेशन, देर इज़ नो स्कम फॉर्मेशन इन द सैंपल ई, सैंपल वाई, ठीक है। समझ आ रही है बात। तरीके से सोप्स एंड डिटर्जेंट्स का एक्शन एंड रिएक्शन होता है। एक डिफरेंस समझ लेते हैं सोप एंड डिटर्जेंट के बीच, ठीक है। सोप्स जो है वो बायोडिग्रेडेबल हैं, गल जाते हैं, डिटर्जेंट्स नॉन बायोडिग्रेडेबल है। सोप हार्ड वाटर में वॉशिंग के, पर डिटर्जेंट आर सूटेबल फॉर हार्ड वाटर वॉशिंग। सोप की जो क्लींजिंग एक्शन है वो वीक है रिलेटिव टू हमारे डिटर्जेंट्स, जबकि डिटर्जेंट्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लींजिंग एक्शन देते हैं, ठीक है। सोप्स बायोडिग्रेडेबल है, डिटर्जेंट नॉन बायोडिग्रेडेबल है। सोप्स की हार्ड वाटर में इतनी इफेक्टिव वॉशिंग नहीं है कि उसको हम वीक भी कहते हैं, जबकि डिटर्जेंट्स जो है वो हार्ड वाटर में बहुत ही अच्छे से सूटेबली क्लीन आउट करते हैं, वॉश आउट करते हैं, इसलिए इस क्लींजिंग एक्शन स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू द सोप्स। चलिए, अभी ये जो सोप्स और डिटर्जेंट्स हैं वो किस तरीके से हमारे डर्ट के साथ काम करते हैं, हमारे जो कपड़े गंदे होते हैं साथ किस तरीके से काम करते हैं। एक चीज समझते हैं, मिसल मिसल फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये हमारा सोप मॉलिक्यूल, ये हमारा सोप मॉलिक्यूल है जिसका एक एंड है हाइड्रोफिलिक और एक एंड है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक समझो। हाइड्रोफिलिक यानी हाइड्रो यानी वाटर, वाटर से प्यार करने वाला, और एक एंड है जो वाटर से नफरत करता है, वाटर से दूर भागता है, उसको डर लगता है, उसको पानी से फोबिया है, ठीक है। तो हाइड्रोफिलिक एंड एंड हाइड्रोफोबिक एंड, दो एंड होते हैं इन द सोप मॉलिक्यूल। सोप मॉलिक्यूल क्या है, लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स होते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से मिसल बनाता है, ठीक है, खाने वाला मिसल नहीं, मिसल फॉर्मेशन इस तरीके, जहाँ पे हाइड्रोफिलिक एंड जो है वो बाहर की तरफ होता है और हाइड्रोफोबिक एंड इन सेंटर होता है, सेंटर होता है, ठीक है। अब तो बीच में हमारा डर्ट है, में हमारा कचरा है जो हमें कपड़ों में से निकालना है, खींचना है, वहाँ पे हमारे हाइड्रोफोबिक एंड्स हैं, ठीक है। तो ये जो ऑयल ड्रॉपलेट
या हम कहें हमारा जो डर्ट है वो किसको अट्रैक्ट कर रहा है, हाइड्रोफोबिक एंड को अपने तरफ ला रहा है, और हाइड्रोफोबिक एंड वो डर्ट मॉलिक्यूल या वो ऑयल मॉलिक्यूल में अटैच हो जाते हैं। तो अभी जब भी ग्रीस या डर्ट कुछ इस तरीके का होगा तो जो हाइड्रोफिलिक एंड होंगे और जो हाइड्रोफोबिक एंड होंगे, तो हमने क्या पढ़ा, हाइड्रोफोबिक एंड जो है वो अटैच होता है टू द डर्ट और ऑयल। ठीक है, तो क्लिनजिंग के लिए हाइड्रोकार्बन टेल गेट्स अटैच इटसेल्फ टू ऑयल डर्ट है, तो जो हमारा हाइड्रोकार्बन टेल है, हाइड्रोफोबिक टेल है, वो अटैच होता है और वो टेंड टू लिफ्ट इट अप, उसको वहां से उठाने की कोशिश करता है और वो डर्ट सरफेस पे से निकल के आता है, डिसोसिएट हो जाता है इनटू फ्रैगमेंट। वो डर्ट सरफेस पे से निकल आता है और डिसोसिएट हो जाता है इनटू फ्रैगमेंट्स, छोटे छोटे टुकड़ों में डिसोसिएशन हो जाता है, ब्रेकडाउन हो जाता है हमारे डर्ट का। ठीक है, हमारे डर्ट पार्टिकल्स का। फिर जिस तरीके से हमारे फोबिक एंड्स उसको खींचते हैं धीरे 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 धीरे, ये ऑयल के साथ इस टेल्स बाकी जो नहीं अटैच हो पा रहे थे नीचे के पोर्शन में, वो भी जब डिटैच होता है डर्ट तो उसके साथ अटैच हो जाते हैं। ठीक है, और ऑलमोस्ट सारा का सारा डर्ट इस तरीके से, ये जो हमारा सॉल्यूशन है में छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स बन गए हैं ऑयल के, जो कहीं ना कहीं सराउंडेड है बाय द डिटर्जेंट मॉलिक्यूल, कहीं ना कहीं वो आजू बाजू से घिरे हुए हैं हमारे डिटर्जेंट मॉलिक्यूल से, और जो उनके नेगेटिवली चार्ज हेड्स हैं, ठीक है, वो ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को बाहर नहीं आने देते और बाहर नहीं आने देने की कोशिश करते हैं। बट ये जो हमारे डर्ट के साथ छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स अटैच हो जाते हैं, वो प्रेशर लगाते हैं और वो उनको और जोर से बाहर खींचने के लिए मजबूर करते हैं, वो वाटर के सरफेस से ऊपर ले आते हैं। एंड जब वाटर के सरफेस से डिटैच हो जाते हैं, वाटर के सरफेस से वो आगे बढ़ जाते हैं, तब वो चीज़ें हम कहते हैं कि जो डर्ट मटेरियल था, जो ऑयली डर्ट था, वो रिमूव हो गया, वो ऑयली डर्ट वहां से रिमूव हो गया। ठीक है, चलिए चैप्टर तो हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। यहाँ पे इस मॉड्यूल में हमने बेसिकली इथेनॉल और इथेनोइक एसिड के बारे में समझा, प्लस सोप्स डिटर्जेंट्स कैसे काम करते हैं, सोप क्या होता है, डिटर्जेंट क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें समझी। बेसिकली ये चैप्टर आपके ग्रेड 11 और ग्रेड 12 का जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसका बेस बनेगा। तो बच्चों इसको बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से समझना है आपको। ठीक है, और मिसल फॉर्मेशन एंड सोप एंड डिटर्जेंट की जो एक्शन है, क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट, ये बोर्ड्स में बहुत कॉमनली पूछी जाती है, तो उसको थोड़ा ध्यान से समझ लेना है। यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 4 ख़त्म होता है। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ इन द नेक्स्ट वीक।